नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। हम लोग देखिए अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं। कौन से अंतिम पड़ाव पे? जो घटनासार 6 महीने की हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, उसके 20 वीडियो ऑलरेडी मैं बना के प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। ये बिल्कुल अंतिम सीन इसका चल रहा है। बस इसके बाद मैं एक लेक्चर और लूँगा और ये 6 महीने का करंट अफेयर्स आपके सामने बिल्कुल तैयार है। इसके साथ में आपको क्रॉनिकल भी चैनल पर मिल जाएगी। 1 सितंबर की मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। इस समय नवंबर चल रही है। नवंबर से दिवाली से पहले मैं आपकी अक्टूबर भी ख़त्म कर दूंगा। कहने का आशय ये है, जब आप यूपीपीसीएस देने जाएंगे या रिव्यू ऑफिसर का पेपर जब आप देने जाएंगे तो आपको सामने से पूरे 7-8 महीने का करंट अफेयर्स आपके सामने होगा। और इससे जब तक उतना और कंप्लीट हो पाएगा, लगभग 10 से 12 महीने का मैं करा दूंगा टोटल। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे बहुत बड़ा वेटेज होता है। यूपीपीसीएस का मैंने पेपर आपसे डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि देखिए अगर आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे अगर आप शामिल कर लेते हैं तो आपको 40 क्वेश्चन मिले थे 2023 के पीसीएस में, ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जाम में, राइट। तो ये इसको आप बहुत हल्के में मत लें। इतना हल्का है नहीं जितना मैं करा रहा हूँ, जितनी और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पता है, राइट, कि बहुत सारी मैं आपको जो स्टैटिक चीज़ें हैं वो भी मैं सारी बताते हुए चलता हूँ। तो देखिए, पहला टॉपिक है यहाँ हमारा, आज वक्त नहीं मैं बर्बाद करूँगा। पहला टॉपिक है हमारा कॉम्पैक्ट सेमीकंडक्टर चिप पर पेटेंट भारतीय को, किस भारतीय को मिला? तो यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है डॉक्टर अरविंद सिंह रावत। एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर आप चैनल पे हैं तो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। सेकंड चीज़ ये है, चैनल पे जब आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे एक प्रॉपर प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर बनाई गई है उसको, जिसमें यूपीएससी के क्वेश्चन और यूपीपीसीएस या अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन के सारे क्वेश्चन उसको उसमें सॉल्व किए जा रहे हैं, राइट। तो मैंने ये आपको बताना वाजिब समझा। खैर, मैं आगे आता हूँ, ठीक। तो देखिए, सेमीकंडक्टर की बात मैं हमेशा से आपसे करता रहता हूँ। जब भी सेमीकंडक्टर की बात आती है तो एशिया का डंका बजता है, और एशिया में किन कंट्रीज़ का डंका बजता है? तो नंबर 1 नंबर 2 पे 2 देखिए कंट्री हैं। एक तो आपको चाइना मिलेगा, एक आपको चाइना मिला, चाइना, और चाइना के साथ में ही आपको वियतनाम ताइवान आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मान लीजिए भविष्य में भी कभी वार हो जाती है इन दोनों की, तो पूरी दुनिया इस संकट से, जो सेमीकंडक्टर का संकट है, इस संकट से जूझेगी। और जब जूझेगी इस संकट से तो पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के प्राइस बहुत हाई हो जाएंगे। इसलिए इंडिया को ऐसे इकोसिस्टम के रूप में इंडिया देखना चाहता है खुद को, जो पूरी दुनिया के सेमीकंडक्टर की मांग को फुलफिल कर सके। अगर आप देखेंगे तो इन दो कंट्रीज़ को, इन दो चीज़ों को अगर आप छोड़ दो, हालांकि ताइवान को कोई कंट्री नहीं मानता है, इंडिया भी एक कंट्री नहीं मानता है, और इंडिया भी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है। दुनिया में कुछ गिने चुने 8-10 ऐसे देश होंगे जो शायद ताइवान को एक कंट्री के रूप में मानते होंगे। एनीवे, तो इन चीज़ों पे नहीं आएंगे। इसके बाद में आपको कोरिया मिलेगा, और कोरिया के बाद में आपको जापान। ये 4 कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी मोनोपोली है एक तरीके से, राइट। तो हम इंडिया के उत्तराखंड के रहने वाले डॉक्टर अरविंद सिंह रावत, उनकी टीम ने एक शोध किया मलेशिया में सेमीकंडक्टर चिप पर। इसकी खासियत क्या है कि चिप पर इन्होंने ट्रांसफार्मर डेवलप कर दिया है। अब ट्रांसफार्मर डेवलप कर देना एक बहुत बड़ी अहम उपलब्धि है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को समझते हैं, ट्रांसफार्मर क्या है और कैसे काम करते हैं, तो आपको पता चलेगा इतनी छोटी सी चिप, उस पर एक ट्रांसफार्मर, तो बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। इसके साथ में देखिए यहाँ पे आपको 2 नाम और यहाँ पे लिखे हुए आपको मिल रहे हैं। नाम है एक तो डॉक्टर जगदीशरण, ठीक, और डॉक्टर सेल्वा कुमार का। इनको भी ये उपलब्धि हासिल हुई है। आप इन चीज़ों को याद रखना। और इन्होंने ये जो आविष्कार किया है, उसके ये यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज मलेशिया के साथ में मिलकर इन्होंने ये दर्जा इन्होंने किया है, राइट। और इस पर पेटेंट जो राइट है, ये पूरे वर्ल्ड में इनको पेटेंट ये राइट मिला है, नॉट केवल इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ये पेटेंट राइट मिला है, ठीक। इस चिप पे आपको देखने को मिलेगी 5G। देखिए, ये आज कुछ गड़बड़ कर रहा है मेरा पूरे दिन से, मैं इसको फिक्स कर लूँगा, ये PDF का सीन, तो कुछ इसमें गड़बड़ है, बट चलिए इतना तो दिख जाएगा कि आपका काम चल जाएगा। मैं लेट नहीं करना चाहता, अन्यथा मैं लेट अगर करता तो फिर ये चीज़ें फिक्स हो जाती, बट ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा मैं आराम से ही इस पे काम करूँगा, राइट। तो इसमें 5G, टेलीविज़न, दूरसंचार, मोबाइल और इन सब चीज़ों की इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की दक्षता बढ़ जाएगी, ऑफकोर्स दक्षता बढ़ जाएगी। और इसमें कुछ नहीं है। ये जो पेटेंट की बात की गई है, ये देखिए एक यूनिवर्सल एक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट है। पूरी दुनिया में इनको ये पेटेंट एक हासिल हुआ है, राइट। अब इसका जो भी टाइम पीरियड होगा, वैसे ये कुछ ज़्यादा ही आज गड़बड़ कर रहा है। एनीवे, चलिए हम लोग देख लेंगे, कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक। और इसमें कुछ नहीं है। दूसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं, भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन। अब ये ड्रोन कैसा है? ड्रोन जो हवा में उड़ा देगा, लॉजिस्टिक मतलब सामान वाहक के तरीके से काम करेगा, और इसका पहला है, इंडिया का पहला है, इसलिए इसको रट लेना, एक बार ध्यान में रखना, लॉजिस्टिक ड्रोन है। और इस लॉजिस्टिक ड्रोन में आपको पता चलेगा कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने, जो पटनायक साहब हैं, नवीन पटनायक साहब, इन्होंने इसको लॉन्च किया।
और इसको तैयार किया था एक स्टार्टअप कंपनी है उड़ीसा की ही, जिसका नाम है बोनवी एरो। ठीक, ये इसने क्या किया, तो इसमें और कहानी देखिए नीचे लिखी है कि भारतीय सेना की अग्रिम चौकी और के पूर्वी कमान तवांग से 8,000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर 50 किलोग्राम कार्गो ले जाने वाले इस नाम है, यहाँ पे देख लीजिए, MRM001 इलेक्ट्रिक एरियल, कुछ बहुत गड़बड़ कर रहा है यार, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक एरियल व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया। आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लें आप, मैं पिछले वीडियोस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, बट आज ये हो रही है, लेकिन रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। जिन लोगों को बार बार आप लोग कहते हैं कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, मैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि चलो ठीक है, आपके पास से चीज़ें आराम से पहुँचती रहें, मुहैया रहें, इसलिए चलिए ठीक है। इसमें और सारी चीज़ें लिखी हैं कि AICCV रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी ओडिशा और नीति आयोग के समर्थित उद्यम है। कौन सा उद्यम है, तो बोनवी एरो। ठीक, अगले पॉइंट पे आता हूँ। देखिए, विश्व का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट सारा का अनावरण है। ये सीन क्या कि दुबई की एक एयरलाइंस है एमिरेट्स, इसने 2023 को एक ऐसे अपने पहले रोबोटिक्स का सारा का अनावरण किया। सारा एक बार और आप नाम सुन चुके हैं, इंडिया टुडे ग्रुप ने अपनी एक जो न्यूज़ एंकर थी उसको लॉन्च किया था, उसका भी नाम सारा था, इसलिए मुझे याद आ गया। तो याद रखना ये सारा हैं। ठीक, और ये क्या करेंगे, जब आप चेक इन करने जाएंगे, जब हवाई यात्रा करेंगे, तो उससे पहले जो ज़रूरी काम होते हैं, जैसे पासपोर्ट को चेक करना, पासपोर्ट को चेक करने के बाद में आपकी शक्ल की पहचान करना, इन सब चीज़ों के ये चेक इन करेंगे। ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही है, और कुछ इसमें पढ़ने लायक नहीं है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने अभी ये आ रहा है, स्काई हॉक क्या भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। अब ये 5G सक्षम ड्रोन क्या होता है, मतलब अभी तक जो भी ड्रोन बनने होंगे वो 4th जनरेशन के होंगे, ये 5G सक्षम है। उड़ीसा के संबलपुर स्थित वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर में स्टार्टअप फर्म है, नाम है इसका IG ड्रोन। इसने इंडिया का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है, जो वर्टिकल टेक ऑफ कर सकेगा और लैंडिंग। मतलब क्या होता है, जो ड्रोन है मैक्सिमम कई बार क्या होता है कि कुछ हल्के वाले ड्रोन तो ऐसे करके ऐसे उड़ ही जाते हैं, लेकिन ये जो 5G सक्षम ड्रोन है ये सीधे वर्टिकल उड़ेगा और वर्टिकल नीचे आ भी जाएगा। जो बड़े बड़े ड्रोन होते हैं आपको पता है कि वो ऐसे उड़ते हैं, जैसे कि एक उसकी हवाई जहाज़ की जैसे लैंडिंग होती है और जैसा टेक ऑफ होता है, वैसे ही ये काम करते हैं। लेकिन जो भारी ड्रोन होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं, ना कि सीधे उड़ते हैं। आपने बारातों या शूटिंग वूटिंग में देखा होगा, जो सीधे उड़ जाते हैं वो बहुत हल्के किस्म के होते हैं, वैसा नहीं है, ये प्रॉपर ड्रोन है जो नेविगेशन और तमाम चीज़ों के लिए काम करेगा। ठीक, और इसमें बहुत सारी इसकी बातें लिखी हैं। स्काई हॉक इसको नाम दिया गया, इस नाम को आप रट लेना, स्काई हॉक इसको नाम दिया गया। और किसने डेवलप किया, ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है, राइट, ऊपर लिखा है IG ड्रोन्स ने इसको डेवलप किया। ये आज बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ में, खेल ले कोई बात नहीं है, कल मैं खेलूँगा इसके साथ में, कोई बात नहीं। ये ड्रोन जो है ये IP67 रेटेड है। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल IP बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल 67 एक रेटिंग तरीका है इनका, उससे दिया जाता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे NAV1C एंड GPS, और ये सारी बहुत सारी इसमें चीज़ें होंगी जो अपनी मुख्य धारा मतलब अपनी गति से 100 किलोमीटर की यात्रा 12 से 15 मिनट में कर सकता है। ठीक, इतनी चीज़ें हैं। एक देखिए इसके नीचे जो टॉपिक लिखा हुआ, भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर। इस टॉपिक को मैं 2 बार आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब चूँकि आया है तो देख लीजिए, इसमें कोई ख़राबी वाली बात नहीं है। तो देखिए इसमें ये है, एक ट्रैक्टर एजेंसी, एक ट्रैक्टर की कंपनी है टाफे और IIT कानपुर आपको पता है, टाफे अगर नहीं पता है तो आपने ट्रैक्टर कुछ देखे होंगे जिनके ऊपर मेसी फर्गूसन लिखा होता है। जो इसके ऊपर मेसी फर्गूसन लिखा होता है उनकी मदर कंपनी जो है, मतलब उनकी जो कंपनी है वो टाफे है, राइट। तो इसने दोनों ने मिलकर ऐसे ट्रैक्टर का निर्माण किया है जो डाईमिथाइल ईंधन द्वारा संचालित होगा। ये डाईमिथाइल ईंधन जो है, और ये 100% डाईमिथाइल ईंधन पर ही चलेगा। ठीक, अब डाईमिथाइल ईंधन के बारे में आप गूगल पर सर्च करेंगे, मैं पहले ही आपको ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। आज क्योंकि वक्त नहीं है इसलिए मैं बता नहीं पाऊँगा, जल्दी से चीज़ें ख़त्म करनी है। IIT कानपुर के, और इसमें बहुत चीज़ें हैं, तो IIT कानपुर के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसकी एक पहल का नाम है इम्प्रिंट 2। इसके तहत इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, और इसको 1.6 करोड़, ऐसे कोई खास चीज़ नहीं है, इसको दिए गए थे, राइट। और इसमें ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है। तो लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखिए लिखी हुई है कि जापान, अमेरिका, चाइना और स्वीडन, डेनमार्क, कोरिया सहित अन्य देश पहले ही अपने वाहनों का इसका उपयोग कर रहे हैं। मतलब इंडिया में ये पहला है। टाफे याद रखना, टाफे और IIT कानपुर, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब देखिए नई चीज़ आई, स्वयं रोबोटिक्स है, इसके द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट मीन्स मतलब जिसके 4 पैर होंगे या 4 पहिए होंगे। अब 4 पहिए होंगे तो ये करेगा क्या,
रोबोट तो मतलब रोबोट का जो काम है उसमें 4 पहिए का क्या योगदान है। तो देखिए रक्षा क्षेत्र में जब भी कभी नेविगेशन की ज़रूरत होती है, आपको पता हो तवांग का क्षेत्र हो या जो एलएसी है, या फिर जो आपने कारगिल देखा और सियाचिन आपने देखा, यहाँ पे ह्यूमन नेविगेशन ज़रूरी है। और ह्यूमन नेविगेशन क्योंकि कई बार मौसम ख़राब होता है तो सैटेलाइट भी ऐसे वर्क नहीं कर पाते हैं, मतलब उनकी इमेजेस इतनी साफ़ नहीं आ पाती हैं, इसलिए ह्यूमन कई प्रेजेंस वहाँ पे ज़रूरत है। उसको हटाया कैसे जा सकता है, तो इन नेविगेशन उपकरणों द्वारा, इन रोबोटिक्स वाली चीज़ों से अगर ये संभव होती है आगे चीज़ें, तो ये जो हैं इनको वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया जाएगा और उससे ये लोग मतलब एजेंसियों को डेटा मिलता रहेगा। ठीक, एक चीज़। सेकेंडरी बात देखिए इसमें ये है कि इसको विकसित किसने किया है, तो स्वयं रोबोटिक्स ने, याद रखना इसको। और ये 4 पैर वाला है, एक्सोस्केलेटन विकसित किया है। एक्सोस्केलेटन क्या होता है, एक्सो मतलब बाहर, स्केलेटन मतलब कंकाल। ठीक, अब इसका मतलब आराम से आप निकालते रहिए। ठीक, पहले होता क्या था, इन रोबोट्स को पहले इंपोर्ट किया जाता था कहाँ से, तो यूएसए देखिए लिखा है, स्विट्ज़रलैंड से इससे आयात किया जाता था। लेकिन हो सकता है कि अब ये चीज़ें बहुत आसान हो जाए। इसमें देखिए बहुत सारे नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे इसको बनाने के लिए DRDO लैब्स और रिसर्च एंड एनालिसिस एस्टेब्लिशमेंट जो RNDE है पुणे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, DRDO की ही एक एजेंसी है उसके तरीके से। डिफेंस, बायो इंजीनियरिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रो मेडिकल लेबोरेटरी की बात है, बेंगलुरु के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। बात मोटी सी ये है कि स्वयं रोबोटिक्स, याद रखना 4 पैर वाले की बात हो रही है बस, और कुछ नहीं। इसमें बहुत सारी लेह की बात लिखी हुई है और वही सब बातें जो मैंने बताई हैं वही सब बातें इसमें लिखी हैं। और इसका पेलोड मतलब ये कितना वजन उठा सकता है, तो 25 kg तक ये वजन उठा सकता है। ठीक, और बस, और कुछ बहुत जगह इसका यूज़ किया जा सकता है, परमाणु संयंत्रों में किया जा सकता है जहाँ से ह्यूमन लाइफ बच सके, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन मतलब ये हाइड्रोजन से चलेगी, लेकिन आजकल आपको पता है इंडिया में मैक्सिमम ट्रेनें जो हैं वो चल रही हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। तो हाइड्रोजन ट्रेन की ज़रूरत कहाँ पे है, ऐसी जगह पे जहाँ अभी भी डीजल इंजन वाली ट्रेनें आजकल चल रही हैं। जैसे कि कुछ हिल्स एरिया हैं जहाँ पे देखिए जो ट्रेन होती हैं, ट्रेन की जो लाइन होती है जिस पे ट्रेन चलती है, उसके अलग अलग गेज होते हैं, जैसे मीडियम गेज हो गई, नैनो गेज हो गई और ब्रॉड गेज हो गई। आजकल जो आप आम देखते हैं ट्रेन की पटरियाँ, वो ब्रॉड गेज स्केल की होती हैं। अब है क्या, जो नैनो गेज स्केल की होती है, जहाँ अभी भी डीजल इंजन वाली चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि यहाँ आगे आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कि जैसे कालका से जब आप चंडीगढ़ जाते हैं, या कालका से जब शिमला जाते हैं, या कालका से अन्य हिल स्टेशन, अक्सर ये चीज़ें आपको हिल स्टेशन पे ही मिलेंगी। नैनो गेज आपको अक्सर हिल स्टेशन पे मिलती है, तो वहाँ पे ये हाइड्रोजन ट्रेन डिप्लॉय की जाएगी। और ये कब तक बनके तैयार होगी, अभी तैयार नहीं है। डिज़ाइन, स्थानीय रूप से डिज़ाइन और निर्मित हाइड्रोजन ट्रेन 2023 के अंत तक चलाने की घोषणा की गई। इसको नाम दिया जाएगा वंदे मेट्रो, याद रखना, वंदे मेट्रो। अभी कालका से शिमला तक एक टॉय ट्रेन चलती है, एक क्या दिन में 6 चलती हैं टॉय ट्रेन। ठीक, आप कभी यूट्यूब पे जाकर उसका वीडियो देखें, बड़ा सुंदर होता है। ठीक, ऐसे ही उसकी जगह अब जब ये बन जाएगी तो हो सकता है उसको रिप्लेस कर दे। ठीक, अभी बहुत सारी है, कालका से शिमला हेरिटेज स्किल, इसी की बात कर रहा हूँ, तक ये ट्रेन चलेगी। और ऐसी सब बातें इसमें और दुनिया भर की बातें ऐसी लिखी होंगी, उन पे बस जितना मैंने बता दिया उतना ठीक है। हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करके इन ट्रेनों को चलाया जाएगा। बस आगे की चीज़ पे मैं आता हूँ। भारत की पहली सौर कार ईवा, इसको याद कर लेना, याद भी कर लेना, रट लेना, जैसे भी कुछ कर पाना वैसा कुछ कर लेना। इससे संभावना बनी रहेगी ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आने की। ठीक, और ये जो पीछे मैंने अभी जस्ट बताया, इसको क्यों बनी रहेगी। इंडिया की पहली जो ग्रेटर नोएडा, एक तो देखिए ग्रेटर नोएडा में एक ऑटो एक्सपो 2023 में अभी हुई, हाल ही में, आपको पता है न्यूज़पेपर में भी रहा। इसमें ये जो कार है, जो पुणे की स्टार्टअप कंपनी है वेव मोबिलिटी, ठीक, इसको हाईलाइट करके इन्होंने लिखा है, वैसे ही आपको पढ़ना है। इसमें ये प्रदर्शित की गई थी। इस कार का नाम है ईवा, याद रखना, ईवा। ठीक, ईवा। अब जैसे कि पहले इंडिया की इलेक्ट्रिक कार हुंडई की थी, याद करो कौन सी थी, या पहली कार जो हाइड्रोजन बेस्ड थी, याद करो कौन सी थी। अब वो चीज़ें पुरानी हो गई, अब इसको आप याद रखना। ठीक, ऑटो एक्सपो में इसको दिखाया गया था। इस पे है क्या, इस पे सोलर पैनल्स ऊपर लगे होंगे और ये एक बार जब फुल चार्ज हो जाएगी तो 210 से लेकर 250 किलोमीटर तक चल सकती है। ठीक, ये धूप से चार्ज होगी बस। बाकी इसमें टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं, जैसे 6 किलोवाट लिक्विड कूल्ड इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। अब ये मत रटने लगना कि PMSM इलेक्ट्रिक मोटर इसमें लगी है, क्योंकि आप करते क्या है ना कि सेकेंडरी और टर्सरी और उसके बाद की चीज़ें आप बहुत रटते रहते हैं। ये चीज़ें एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम का पेपर बार बार देखो। मैं तो आपसे बोलता हूँ अक्सर कि पढ़ने से पहले अगर 10 घंटे पढ़ने बैठो कोई चीज़, तो कम से कम 2 घंटे वो चीज़ देखो कि आती क्या है एग्ज़ाम में। ठीक,
अब देखिए मैं आता हूँ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर, ठीक, स्पेस टेक्नोलॉजी। देखिए इसमें सबसे पहला है इसरो ने हैदराबाद का एक स्टार्टअप है स्काई रूट। स्काई रूट का आप बहुत बार नाम सुन चुके हैं, कम से कम आपने 50 बार सुना होगा और 10 बार तो कम से कम मैंने बताया होगा इसको। स्काई रूट एक प्राइवेट एजेंसी है, मतलब प्राइवेट स्टार्टअप है जो स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस में अपनी धाक जमाने के लिए इंडिया का ये काम करता है, ठीक। मतलब काम क्या करता है, अभी अग्रसर हो रहा है, इसके कुछ रॉकेट अभी अंडर डेवलप्ड हैं और कुछ इसने सैटेलाइट भी तैयार किए। तो इसी का एक रॉकेट का इंजन है, उसका सफल परीक्षण किया गया। इंजन का देखिए नाम है रॉकेट रमन 2। अब ये रमन 2 किसके नाम पे रखा हुआ, तो आपको एक पता होगा, रमन इफेक्ट, जिन्होंने पूरी दुनिया को रमन इफेक्ट दिया और रमन इफेक्ट के कारण ही उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। और वो नोबेल प्राइज़ जिसको मिला उनका नाम है डॉक्टर सीवी रमन, ठीक। सीवी रमन के नाम पे ही इन्होंने रमन 2 रॉकेट दिया। रमन 1 पहले बन चुका है, रमन 2 की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका सफल परीक्षण किसने किया, परीक्षण जो है वो इसरो कर रही है। इनके पास में अभी इतनी पावर या इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसका परीक्षण कर सके। कहाँ हुआ, तो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रपोल्शन कॉम्प्लेक्स में, ठीक, में लिक्विड थ्रस्टर टेस्ट फैसिलिटी है, वहाँ पे किया गया। पहला नाम आप महेंद्रगिरी वाला याद रखना, इसरो प्रपोल्शन कॉम्प्लेक्स और तमिलनाडु, यहाँ पे किया गया, ठीक। इस रेंज में आगे देखिए लिखा, इस रेंज में रमन 2 का रमन 2 रॉकेट के इंजन का प्रयोग किया गया, जिसे स्काई रूट ने, अब ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, कितने न्यूटन क्षमता है, ये सब बकवास चीज़ें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप साइंटिस्ट हों या बहुत मन आपका लगता हो तो आप इसको पढ़ लें, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, बस और कुछ नहीं है, ठीक। कि कैसे किया जाएगा, डाईमिथाइल हाइड्रोजन या नाइट्रोजन टेट्रॉक्साइड जो है प्रोडोदक, मतलब जो इसका ईंधन होगा उसके रूप में उपयोग किया जाएगा, ठीक। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी देखिए क्या है, जहाँ हाईलाइट करके लिखा हुआ है, स्काई रूट जो है रमन 2 इंजन को अपने प्रक्षेपण यान, यानी जो जिससे लॉन्च व्हीकल है, जिसको इंग्लिश में लॉन्च व्हीकल बोलेंगे, विक्रम 1 के चौथे चरण में एकीकृत करना चाहता है, ठीक। इसका विक्रम 1 का जो फोर्थ स्टेज है उसमें ये इसको डालना चाहता है, ठीक। इसको याद रखना। अगला है देखिए पॉइंट कि जून 2023 में स्काई रूट के क्रायोजेनिक इंजन रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया था। उल्लेखनीय है कि रमन 1 और 2 3D प्रिंटेड जो रमन था उसका उन्नत संस्करण है, मतलब अपग्रेडेड वर्जन है, राइट। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, देखिए वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है। स्काई रूट एरोस्पेस का नाम, रमन 1 का इंजन का नाम जो था वो नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन, जिन्होंने रमन इफेक्ट दिया, डॉक्टर सीवी रमन, उनके नाम पे है, ठीक। और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे कि ये तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग करता है अपने ईंधन के रूप में। भारत में GSLV यानी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल और GSLV मार्क 3, ठीक, इस रॉकेट में भी इसका इंजन का प्रयोग होता है, ठीक। चलो अगले पॉइंट पे मैं आता हूँ, तब तक ये मेरी PDF चली जाती है बार बार, कोई बात नहीं। और बस ऐसा कुछ नहीं है। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट कौन सा था, वो विक्रम S था, ठीक, याद रखना बस। अब चलिए आता हूँ सैट्रिया 1 का सफल परीक्षण। अब सैट्रिया 1 सफल परीक्षण है, संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इस चीज़ को याद रखना। किसने किया है, तो स्पेस एक्स ने किया। स्पेस एक्स जग जाहिर है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे कि स्पेस एक्स क्या है। फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस जो इनकी स्टेशन है, वहाँ से फॉल्कन 9, इनका रॉकेट भी याद रखना। फॉल्कन 9 आपसे हो सकता है पूछा जाए या कभी पूछ दिया गया हो, ठीक। फॉल्कन 9 इनका रॉकेट है और ये इनका जो लॉन्च स्टेशन है वो कैप कैनावेरल ही है। हर बार आपको यही चीज़ें पढ़ने को मिलती, कैप कैनावेरल, ठीक। फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया और इंडोनेशिया का ये उपग्रह था, इसका नाम है सैट्रिया 1, ठीक। सैट्रिया 1 जिसका नाम है इंडोनेशिया गणराज्य का उपग्रह, इंडोनेशियाई कंपनी PSN द्वारा इंडोनेशिया सरकार के लिए संचालित किया जाएगा, बस। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको किसने बनाया, तो 4.5 टन के सैट्रिया मैं बोल रहा हूँ, ऐसे सतरिया भी लिखा है, अगर हिंदी में आएगा तो सतरिया भी हो सकता है लिखा, या सतारिया भी लिख सकते हैं उसको, उसमें कोई कन्फ्यूज़ मत हो जाना, ठीक। को इसमें थेल्स एनेमिया स्पेस द्वारा बनाया गया। इसका वेट देखो बहुत ज़्यादा यार, मतलब 4500 टन के, सॉरी 4.5 टन, मतलब 4500 kg के आसपास इसका वजन है, अच्छा खासा वजन है। इंडिया में अगर इसको लॉन्च किया जाता तो मार्क 3 से ही लॉन्च किया जाता। इंडिया के पास अभी इतनी क्षमता नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा वेट के लॉन्च कर सके, बट अगर इसको लॉन्च किया जाता केवल मार्क 3 से। मार्क 3 10 टन तक स्पेस में लॉन्च कर सकता है, आपको शायद पता हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। और इसको कुछ नहीं है, ये कनेक्टिविटी के लिए चलेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है तो कम्युनिकेशन की जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए ये सब चलेगा, और उसमें कोई चीज़ नहीं है। निःशुल्क इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करेगा और कुछ नहीं है, ऐसी सब, बस 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 बस। और इसमें कुछ नहीं है, मन अगर आपका हो तो पढ़ सकते हैं, कोई ख़राबी वाली बात नहीं है।
देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक्सियोम स्पेस की दूसरी उड़ान। अब ये है क्या? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, आपको पता है, सब लोगों ने मिल के बनाई, ठीक। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वाली अमेरिकी स्पेस जो कंपनी है, एक्सियोम स्पेस, अमेरिकी स्पेस। जब दुनिया के पास में खूब सारा पैसा आएगा तो लोगों के पास में भी पागलपन है। जैसे अभी आपको पता है, एक मलबा देखने गई थी टाइटैनिक का, और उसमें जितने भी लोग थे वो सब उड़ गए, दब गए, क्या हुआ पता नहीं, डोंट नो। इतना प्रेशर होता है जब से ही आप नीचे पड़ते हैं, तो वो क्या हालत हुई होगी सबको पता है, ठीक। ऐसे ही लोगों के पास जब पैसा आएगा तो देखिए स्पेस पर्यटन भी बढ़ाया जा रहा है, तो अजीब अजीब सी चीज़ें होती रहेंगी। तो इसी में है यूएसए की एक अमेरिकी स्पेस जो कंपनी है, वो एक्सियोम स्पेस, इसने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी के लिए दूसरी चार्टर्ड विमान 9 दिन की यात्रा के पश्चात 30 मई 2023 को पृथ्वी पर लौटी। 9 दिन होके ये लौटा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसमें सऊदी अरब के 2 अंतरिक्ष यात्री हैं, रैना और बरनावी, और फाइटर पायलट हैं अली अल करनी, ठीक। अन्य 2 को लेके स्पेस एक्स का कैप्सूल 30 मई को रात मैक्सिको की खाड़ी में उतरा। मैक्सिको की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है ये आप मुझे देख के बताएंगे, ठीक। मैक्सिको की खाड़ी में, ठीक, बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, कई बार इसको पूछा भी गया है। और ये नदी, चलो अब तो आपको पता चल ही जाएगा, वो यूएसए और इसके बीच में, मैक्सिको के बीच में अपनी उसकी सीमा बनाती है, ठीक। चलिए अब मैं बताता हूँ इनमें क्या हुआ। फॉल्कन 9 रॉकेट से, वही रॉकेट कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। 22 मई को यह कैप्सूल इसने तारीख को पहुँचा। बस इनके नाम जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो याद कर लेना। इसमें बस ये लिखे कि बरनावी जो है, बरनावी स्टेम सेल रिसर्चर हैं और अंतरिक्ष की सैर करने वाली पहली सऊदी महिला है, ठीक। और इसमें कुछ भी नहीं है। अन्य 2 यात्रियों की बात है, एक उद्योगपति जॉन सॉफनर है और नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी विटसन है, ठीक। पैगी विटसन का नाम आप सुन चुके होंगे। एक समय इनके नाम पर एक रिकॉर्ड था सबसे ज़्यादा टाइम तक स्पेस में रहने का, ठीक, क्योंकि ये स्पेस स्टेशन पर जाते हैं, फिर वहाँ पर रिसर्च करते हैं, वहीं पर बैठे रहते हैं। तो इनके नाम पे एक समय रिकॉर्ड था, अभी किसके नाम है मुझे नहीं पता, एक समय पे इनके नाम पे रिकॉर्ड था, पैगी विटसन के नाम पे, कि इन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम तक स्पेस में अपना वक्त गुजारा, ठीक। अगले पॉइंट पे मैं आता हूँ, मिशन गगनयान के सर्विस मॉड्यूल का सफल परीक्षण। बहुत देखिए, बहुत महत्वाकांक्षी मिशन है मिशन गगनयान, और 2023 में पहले बात चली थी 2023 में भेजने की। अभी देखो क्या होता है मुझे पता नहीं। तो इसमें गगनयान की जो सर्विस मॉड्यूल प्रपोजल है उसका बस इसमें क्या हुआ, परीक्षण किया गया है। बाकी इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं और टेक्निकल चीज़ें आपको पढ़नी नहीं है, ठीक। कितना थ्रस्ट है इसमें, कितने सेकंड तक चला, ठीक। बस अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, या फिर बस टेक्निकल चीज़ें इनको आप मत पढ़ो, नहीं आएगा। गगनयान के बारे में कोई चीज़ अगर आगे लिखी हुई है तो उसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक। ये जैसे है इसमें बहुत बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, ये मत पढ़ो, आएंगी नहीं, वहाँ उनको खुद ही नहीं पता। यहाँ पे देखिए एसडीएम मिल गया, लेकिन एसडीएम से आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ आती है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। आपको ये नहीं पता है प्रणाली प्रदर्शक मॉडल, ठीक। तो एसडीएम से आप ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट याद रखें, वही बेटर चीज़ है, ओके। तो चलिए अगले अब पॉइंट पे मैं आ जाता हूँ। ये पहला टेस्ट था, यहाँ पे देखिए लिखा गया और उसमें कोई खास चीज़ नहीं है। आगे पॉइंट पे मैं आता हूँ, भारतीय खगोल शास्त्री अश्विन शेखर के नाम पर एक छोटे ग्रह का नामकरण। अब देखिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो संघ है, यूनियन है, उसने एक ग्रह खोजा एरिजोना में, मतलब आयोजित एक इनकी सम्मेलन था एरिजोना में, क्षुद्र ग्रह धूमकेतु उल्का सम्मेलन। इसमें जो खोजा गया, जो मतलब जो उल्का पिंड जो खोजा गया था, उसमें ग्रह का जो नामकरण जो उन्होंने किया कि भारतीय खगोल शास्त्री जो थे अश्विन शेखर, उनके नाम पे किया गया। और इसके नाम पर क्या है, ये 2000 LJ27 इसका कोड नेम है। ऐसे ही अजीबोगरीब कोड नेम दिए जाते हैं और इनको याद भी करना होता है। मैं आपसे बताऊं कि अगर आप ये पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक, ऐसे कोड नेम, जैसे कि कोई मान लो गेहूँ की कोई नई किस्म, जैसे अभी पंजाब की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसने बनाई, उसका मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ऐसे भी आपको इसको भी याद रखना है। तो देखिए जो शेखर साहब हैं, जो अश्विन शेखर साहब हैं, भारत के पहले पेशेवर उल्का वैज्ञानिक हैं जो पेरिस की एक वेधशाला से जुड़े हैं, ठीक। इसमें 5 अन्य भारतीयों के सम्मानपूर्ण को भी ये सम्मान के रूप में मिल चुका है पहले भी, ठीक। ऐसा सम्मान दिया जाता है। इसका नाम याद रखना कि 2000 LJ27, और ये क्षुद्र ग्रह धूमकेतु जो उल्का सम्मेलन था इसमें किया गया। ये हुई कहाँ थी, तो एरिजोना में हुई थी, राइट। चलिए अब देखिए
यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लिखा है स्पेस एक्स रॉकेट ने आयन मंडल की परत में हुआ, रॉकेट से आयन मंडल की परत में हुआ अस्थायी छेद, अस्थायी हुआ मतलब भर जाएगा, लेकिन स्पेस एक्स है और ये जो एलन मस्क साहब हैं ये उठ पटांग कुछ भी करते रहते हैं, कभी कोई ट्वीट कर देंगे, कभी किसी का शेयर उठा देंगे, कभी किसी का शेयर गिरा देंगे, कभी किसी से कह देंगे कि अपनी कंपनी बेच लो हो दम तो ये सब ऐसी ऐसी प्रवृत्ति के इंसान हैं। हाँ, लेकिन गट्स हैं तो ऐसा कर सकते हैं, सबके बस की ये भी बात नहीं होती है। तो इन्होंने क्या हुआ, पृथ्वी के पास में एक आयन मंडल में एक अस्थायी छेद कर दिया है, एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, राइट। तो बस और कुछ नहीं। आयन मंडल कहाँ है ये आप ज़रा देखें, ठीक, कौन कौन सी लेयर्स हैं पृथ्वी के ऊपर, उन लेयर्स का क्या काम है, आयन मंडल किस लिए फेमस होता है, ठीक, ऐसे कणों से बना होता है जो बहुत आयनाइज्ड होते हैं, आयनोस्फीयर इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक। चलो, क्योंकि ये संचार नेविगेशन में प्रयोग होने वाली रेडियो वेव को मॉडिफाई कर देता है, ठीक, क्योंकि वहाँ पे जाती हैं और वो क्योंकि ये एरिया ऐसा है तो इससे दिक्कत हो जाती है, ठीक। चलो, अब है यूरोप का यूक्लिड अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च। देखिए बहुत दिन से ये सब बातें हो रही थी यूक्लिड के बारे में। इनका अंतरिक्ष उपग्रह है यूक्लिड। इन्होंने किस लिए, देखिए अब मैं इसको देखिए ऐसे पढ़ाता हूँ, सुनिए कि अभी जैसे आपने देखा कि सन के लिए नासा ने भेजा, ऐसे ही बहुत दिन से ये था कि यूक्लिड था, यूक्लिड जाएगा और यूरोपीय जो स्पेस एजेंसी है ESA, उसने डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के रहस्यों को सुलझाने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए स्पेस टेलीस्कोप है यूक्लिड को फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस एक्स के फॉल्कन 9, आप देख रहे हैं ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी जा रही है स्पेस एक्स के पास में, और जो देश हैं वो भी जा रहे हैं स्पेस एक्स के पास में। मतलब आप समझ सकते हैं स्पेस एक्स का ज़माना एक समय ऐसा था जब एलन मस्क ने कुछ रशिया से ऐसी डील की थी कि उनको एक लॉन्च के लिए चाहिए, तो रशिया ने उसको मना कर दिया। आज के दिन आप देख रहे हैं कितना हैवी पेलोड लेके जाता फॉल्कन 9 मुझे लगता है कि इतना हैवी पेलोड उठा लेता है कि इंडिया के पास में भी अभी तक इतना हैवी पेलोड मार्क 3 नहीं उठा पाता है, ठीक। तो चलिए इसकी बात है, बस इसकी बात हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यूक्लिड के टेलीस्कोप कैनावेरल से स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 से भेजा गया, आप हमेशा याद रखें, बस ये ऐसे ही भेजा जाता है तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आकाशगंगाओं के आकार जानने के लिए यह विजिबल लाइट कैमरा और उसकी चमक व दूरी को नापने के लिए नियर इंफ्रारेड डिटेक्टर से लाइट है। मतलब इसमें एक इंफ्रारेड डिटेक्टर है जो चमक करता है। जैसे नाइट विज़न जो कैमरे होते हैं उनमें भी IR सेंसर होता है, जैसे कि आपके जो टीवी के रिमोट होते हैं उसमें IR सेंसर होता है, ऐसे इसमें नाइट विज़न कैमरा इसमें लगा हुआ है। और बस इसमें कुछ नहीं है, और इसमें क्या है, और इसमें बहुत कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, मतलब ऐसी खास चीज़ तो है बट अभी और कुछ जानने की ऐसी चीज़ नहीं है। बस ये जान लीजिए कि ये वैज्ञानिकों उपकरणों का प्रयोग करने वाला यह कोई पहला टेलीस्कोप नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अपने आप में असाधारण है, क्योंकि अंतरिक्ष में एक विशाल हिस्से में निरीक्षण करने की योजना बनाई गई है। बहुत बड़ी बात है, ठीक। यूक्लिड को 1/3 से ज़्यादा भाग में लगभग 10 अरब प्रकाश वर्ष के दायरे में फैले 1 अरब से ज़्यादा आकाशगंगाओं का अवलोकन करके ब्रह्मांड का एक विस्तृत त्रिविमीय मानचित्रण 3D मैप तैयार करेगा। मतलब आप समझते हैं 10 अरब प्रकाश वर्ष, 10 बिलियन लाइट ईयर्स की बात हो रही है। एक लाइट 10 बिलियन ईयर जब तक चलती रहेगी उतने लंबे दायरे में फैले हुई चीज़ों के बाद आप इमेजिन करिए, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक। तो ब्रह्मांड तेज़ी से फैल रहा है, और देखिए ब्रह्मांड आपको पता ही है कि तेज़ी से फैल रहा है, ब्रह्मांड पास नहीं आ रहा है, दूर जा रहा है। आकाशगंगाएँ भी पृथ्वी से दूर जा रही हैं, पृथ्वी से क्या, आकाशगंगाएँ सब एक दूसरे से सबसे दूर जा रही हैं, राइट। जैसे एक कोई मान लीजिए आकाशगंगा है वो दूसरे से दूर जा रही है, एक ग्रह फिर दूसरे से ग्रह दूर जाएगा, ऐसी ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, पता नहीं कब तक चलती रहें, डोंट नो, किसी को कुछ नहीं पता। ब्रह्मांड की शुरुआत में जो बनी थी, ठीक। अब इसमें ऐसा है, इसके बारे में और सी चीज़ें छोटी छोटी सी लिखी गई हैं, इसको पढ़ लेना। एक यूनानी गणितज्ञ थे, तो उनके नाम यूक्लिड, आपको नाम पता है, यूक्लिड के नाम पे हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, यूक्लिड के नाम पे इसका नाम रखा गया है। बस यूक्लिड इंफ्रारेड डिटेक्टर का प्रयोग करके ब्रह्मांड की अनदेखी दुनिया की जानकारी जुटाने के लिए गया होगा, ठीक। 6.5 करोड़ की लागत वागत नहीं पड़नी होती है, ठीक। ऐसे ही देखिए रूसी रॉकेट सोयूज के जरिए 2000 मतलब इसको देख लीजिए एक बार, क्या इसमें लिखा हो, लगभग 6.5 करोड़ यूरो की लागत से तैयार यह स्पेस टेलीस्कोप रूसी रॉकेट सोयूज के जरिए 2022 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन फिर वही है यूक्रेन और रसिया की लड़ाई, और उससे फिर रॉसकोमॉस जो है जो रसिया की स्पेस एजेंसी है उसने फिर मना कर दिया, अपने अनुबंध तोड़ दिए, इसलिए इनको जाना पड़ा
एलन मस्क के पास में, फॉल्कन 9 के पास में, ठीक। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी और इसकी बहुत दुनिया भर की इसमें बातें लिखी हैं। 1.2 इसका दर्पण का व्यास है, दुनिया भर की ऐसी चीज़ें हैं। इसको आराम से आप पढ़ लो, कोई ख़ास बात नहीं, मैं ऐसे छोड़े दे रहा हूँ। इसको आप पॉज करो, पढ़ो, बस, इससे ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है, ठीक। चलिए अगले पॉइंट पे मैं आता हूँ। यहाँ पे देख लिया, दुनिया के सबसे बड़े वाणिज्यिक संचार उपग्रह जुपिटर 3 का सफल परीक्षण। वाणिज्यिक है मतलब कॉमर्शियल तरीके से इसको यूज़ किया जाएगा, कोई सरकार का नहीं है, कॉमर्शलाइज्ड है ये। और ये कम्युनिकेशन उपग्रह दुनिया का सबसे बड़ा, नाम है इसका जुपिटर 3। फिर किसने लॉन्च किया? स्पेसएक्स ने लॉन्च किया, 28 जुलाई को लॉन्च किया। जुपिटर 3 इसका नाम है, ठीक। कहाँ से लॉन्च किया गया? तो वही फ्लोरिडा के नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया, ठीक। इसको बनाया किसने था? तो मैक्स टेक्नोलॉजी ने बनाया था। अब तक का सबसे बड़ा है, कौन सा है? तो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, बस। और क्या इसमें बढ़ेंगे? नवंबर 2022 के बाद नासा का आर्टेमिस 1 चंद्रमा स्पेस पर सिस्टम पर रॉकेट के बाद फॉल्कन हेवी से ये यात्रा करने वाला दूसरा सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, समझे? पता नहीं क्या लिखा है इसमें लिखा ही है फॉल्कन हेवी वर्तमान में, फॉल्कन 9 जो है फॉल्कन हेवी वर्तमान में उड़ान भरने वाला दूसरा सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, बस। जुपिटर 3 जिसे इसको स्टार XXIV भी कहा जाता है। ये वाला नाम आप देख लेना एक बार, देखो इसको, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको देख लेना। मैं भी अब थक गया हूँ आपको पढ़ाते पढ़ाते। हो चलिए, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप देख लेना। फिर देखिए, जुपिटर 3 के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं। इसका वेट एक बार देख लो, 2948 किलोग्राम, ठीक है। चलो, स्काई रूट ने क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का सफल परीक्षण किया, ठीक। अब स्काई रूट को आपको पता है, हैदराबाद में एक इंडिया के स्टार्टअप है जो एरोस्पेस के लिए काम करती है। इसका जो क्रायोजेनिक इंजन है धवन 2 का सफल परीक्षण हुआ है, ठीक। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि अभी भी तो जस्ट मैंने बात की थी, स्काई रूट एरोस्पेस ने पूरी तरह से 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का 200 सेकंड तक सफल परीक्षण किया 4 अप्रैल 2023 को, ठीक। अभी हम लोगों ने किसकी बात की थी? रमन 2 की, ठीक। रमन 1 देन रमन 2, वो था इसका इंजन, ठीक। तो चलिए इसमें आगे से, और स्काई रूट ने स्वदेशी रूप से अपने विकसित मोबाइल क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण नागपुर में सौर प्रोदन परीक्षण सुविधा केंद्र में किया, और इसके ये सब परिणाम थे, बस, ठीक। स्काई रूट मतलब इंडिया की उभरती हुई निजी तरीके से जो विकसित हो रही है उसमें सबसे बड़ी है, बस इतना आप याद रखना। अगले पॉइंट पे मैं चलता हूँ, तो है सौर मंडल का सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह। इसको आप थोड़ा इंपॉर्टेंट समझ लेना, इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ें एग्ज़ाम ढूंढता रहता है आपके लिए, अतरंगी चीज़ें खूब ढूंढता है। तो सौर मंडल का सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह 12 नए चंद्रमाओं की खोज के साथ अब बृहस्पति को सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है। इतनी चीज़ आप याद रखेंगे। टोटल कितने नए? 12 नए चंद्रमा खोजे गए, ठीक। इसकी पुष्टि, आधिकारिक पुष्टि फेब में की गई थी, ठीक। अब इसके पास टोटल कितने हो गए? कुल 92 चंद्रमा हो गए, मतलब 92 इसके उपग्रह हो गए। चंद्रमा का मतलब इसके उपग्रह हो गए, राइट। अभी शनि के पास में कितने हैं? तो ये 83 है, ठीक। अब आगे बढ़ो, थोड़ा आगे आए, और इसके बाद बहुत सारी इसमें बातें लिखी हैं, जैसे जोवियन 71 चंद्रमाओं में से है, इसकी ऑर्बिट 550 दिन तक चलती है, और पता नहीं क्या क्या लिखा है। इन खोजों से चंद्रमाओं का आकार 0.6 मील से 2 मील, मतलब इतनी इसका जो व्यास है शायद उसके बारे में ये है, इन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि इसकी रेडियस लिखी है या व्यास लिखा है या डायमीटर लिखा है, बट ऑफ कोर्स ये होगा तो रेडियस नहीं होगी, ये डायमीटर ही होगा, ठीक। ये डायमीटर ही होगा, इतना याद रखना। तो चलिए, और ये तब तक चला जाता है, कुछ मैं थकता हूँ, कुछ मेरे PDF का कंट्रोलर थकता है, कोई बात नहीं है। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का पता लगाने के लिए नासा के आने वाले दिनों में यूरोपा क्लिपर मिशन भेजा जाएगा, ठीक। अब और कितना बचा? एक ये और बचा है, यहाँ तक मैं और करा देता हूँ, फिर मैं कल कराऊँगा। स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब, ठीक। ये क्या है? INSpace, देखिए यहाँ पे लिखा गया, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र, जिसको INSpace बोला गया, हाल ही में अहमदाबाद में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया। अब देखिए ये लैब है क्या?
तो इसमें ये करेगी, लैब का जो उद्देश्य है वो अंतरिक्ष स्टार्टअप, जो स्पेस स्टार्टअप है, उनमें अपने नवीन विचारों में अधिक तेज़ी से लागू करने के योग्य मॉडल में बदलने, अनुसंधान और विकास लागत को कम करने में है। कुल मिला के जो स्टार्टअप सिस्टम इंडिया में जो बनने जा रहा है अंतरिक्ष का, स्पेस का, उसके लिए ये मतलब उसको ये अच्छी चीज़ें मुहैया कराएगी, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी पे कैसे काम करना है या थॉट्स क्या होंगे ऐसे आगे काम करने के, इन सब चीज़ों की बात की गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं भयंकर रूप से थका हुआ हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था, फिर मैं रात में आके ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फिर की दिक्कत होती है, तो मुझे भयंकर नींद आ रही है, बट मुझे ये करना था तो मैंने कर लिया। मैं इसको सुबह अपलोड करूँगा। राइट, थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए। और एक लेक्चर मैं लूँगा जिसमें रक्षा, प्रतिरक्षा और ये आगे की जो चीज़ें हैं ये सब मैं ख़त्म कर दूँगा। और इसके बाद में देखिए इसमें 2-3 चीज़ें और बचती हैं, जैसे आर्थिकी मैंने छोड़ रखी है। आर्थिकी छोड़ देने का एक रीज़न है, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम होता है, आर्थिकी वाला ऐसा डायनेमिक पोर्शन होता है जिसमें नई डेवलपमेंट बहुत सारी होती है, तो पुरानी चीज़ें उसमें रिमूव करनी पड़ती हैं। इसलिए मैं उन चीज़ों को आप बैठ के रटें, मैं ये चाहता नहीं था। उसके लिए जब आपका एग्ज़ाम आएगा नज़दीक, उससे 20 दिन पहले, 25 दिन पहले आई थिंक मैं पूरे साल का एक आर्थिकी का अलग से बनाऊंगा। ठीक, 4 घंटे का बने, 3 घंटे का बने, 2 घंटे का बने, 5 घंटे का बने, जो भी बनेगा मैं बना दूंगा। उसके लिए परेशान मत होना, और उसी से आएगा एग्ज़ाम में। जब आप देखेंगे आर्थिकी वाला पोर्शन, तो स्टैटिक पोर्शन और आपकी बुक के बाद में अगर कोई चीज़ आती है तो मोस्टली चीज़ें ऐसी रहती हैं कि अगर कोई योजना परियोजना है, या फिर इकोनॉमिक सर्वे है ठीक से, और या फिर आपका बजट है, बजट में कोई योजना है, कोई चीज़ें लॉन्च की जा रही हैं, कोई नई डेवलपमेंट हुई है, उन सब चीज़ों से ही रिलेटेड चीज़ें आती हैं। अन्यथा फालतू की कोई चीज़ नहीं आती है। अब मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, तो ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए। चलिए, ओके, बाय बाय।